सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क में एक बार फिर इंतखाब के इस्लाहात के हवाले से बातचीत शुरू हो गई है। ना सिर्फ ये बल्कि तरीक़ेकार के हवाले से भी कौमी सतह पर एक मुबाहिसे का आगाज़ हो चुका है और हुकूमत ने भी दावत दी है अपोजिशन को, और बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, जिसको हुकूमत चाहती है कि इसका इस्तेमाल किया जाए अब होने वाले इलेक्शंस में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम कैसे करती है, इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करने के लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या ख़दशात हैं, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, उस हवाले से क्या तैयारी है हुकूमत की, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम किस तरीके से कर सकती है, हुकूमत ने कितनी तैयारी अब तक की हुई है, और ज़ाहिर है जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। साथ ही साथ जो गुज़िश्ता माह ज़िमनी इंतखाबात में जो सामने आने वाली मुबैना बिज़ाब्तियाँ थीं, उसके बाद से हुकूमत ने फैसला किया और फवाद चौधरी साहब ने 19 मई को ये बात की थी कि हम चाहते हैं कि इस तरीक़ेकार को बेहतर किया जाए ताकि लोग जो इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी धांधली होती है, रिगिंग की जाती है, ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो सकें। और इसी पर बात करने की दावत भी अपोजिशन को दी हुई है, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी ज़ाहिर है जो वोटिंग का तरीक़ेकार है उस पर भी हुकूमत बात करी, लेकिन अपोजिशन इसकी भी हिमायत नहीं करती है। मैं चाहूँगी ज़ाहिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज इसी हवाले से गुफ्तगू की है, उनका इस हवाले से क्या कहना है, पहले से आपको दिखाशन का आगाज़ करेंगे। लेना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, साफ और शफाफ इलेक्शन और कानून पे स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हम ये माने कि इलेक्शन लॉज में ऑर्डिनेंस के थ्रू तरमीम लाया जा सकता है, तो जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होगा, अगर आप जबरदस्त इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी बड़े मिन्नत और मेहनत के साथ पास करेंगे, तो रातों रात उस पार्लियामान को डिसॉल्व करने के बाद सदर पाकिस्तान एक ऑर्डिनेंस निकालेगा कि अगला इलेक्शन फेसबुक लाइक से चलेगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा, इस ऑर्डिनेंस को उनको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हुकूमत जो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सब कुछ क्यों नाफिजुल अमल करना चाहती है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर तो लें, लेकिन उसके बाद के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, जो गलतियाँ हो सकती हैं किसी मशीन को इस्तेमाल करने की, वो क्या हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दरकार होंगी इलेक्शन के लिए। 30 लाख मतलब, पहले आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा ये है कि इसमें आप पहले इंदराज करेंगे, शनाख्ती कार्ड आपसे लेके उसमें डाला जाएगा मशीन के पहले हिस्से में, उसके बाद आप अंगूठा यानी कि बायोमेट्रिक करेंगे, तो जब वो आपको टिक का निशान देगा कि जी बिल्कुल आपका वोट डल सकता है, उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा वो ये होगा कि वहाँ पर बॉक्सेस बने हुए होंगे, इसमें आपको अपना जो मुंतखब, पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, प्रिजाइडिंग ऑफिसर परमिशन देगा। तीसरा हिस्सा ये होगा कि आपको अपने पसंद के इंतखाबी निशान पर प्रेस करना होगा, और चौथे हिस्से में वो जो मशीन होगी उसमें पर्ची, वो ABCD जो भी होगी वो 1 सेकंड के लिए रुकेगी और फिर पर्ची जो है वो गिर जाएगी। ये तरीक़ेकार है। कहा यह जा रहा है कि 30 लाख के यानी कि 30 लाख के चारों यूनिट जो हैं वो दरकार होंगे। अब इस तमाम तर उसकी बजटिंग भी है कि बजटिंग किस तरीके से की जाएगी, इस पर ज़ाहिर पूरी हुकूमत इस पर वर्किंग करके बैठी हुई है। इंटरनेट के ज़रिए ये कनेक्ट नहीं है, तो फिर ये किस तरह से काम करेगी, इसी बात करने हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन करें तर्जुमान फाफिन सरवर बारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं फैसल अजीज़ खान साहब, चीफ न्यूज़ ऑफिसर भी हैं बोल न्यूज़ के, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। और अफजल खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। सबसे पहले तो मैं सरवर बारी साहब आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। जब हम ये कहते हैं कि हुकूमत ये चाहती है कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश की कि किस तरह ये 4 यूनिट होंगे और ये इस्तेमाल की जा सकेगी, अगर ये मशीन किसी ना किसी टेक्निकल इशू की वजह से अगर काम ना कर पाए, या फिर जो पहला हिस्सा है जिस पर आपने बायोमेट्रिक करना है उसमें ताख़ीर होना शुरू हो जाए, तो फिर मुतबादिल हमें क्या इंतज़ाम करना पड़ेगा, और ये किस तरीके से इसके जो सारे खदशात हैं वो दूर करके आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा गया है
कि जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसको बाई इलेक्शंस में पहले प्रैक्टिस किया जाएगा। तो इस कदर ज़्यादा बाई इलेक्शन हो चुके हैं, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ट्रायल करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर टेक्नोलॉजी में कोई खामियां हैं, कोई मसाइल हैं, तो वो पहले से पता चल जाए। तो अभी 3 साल ख़त्म होने वाले हैं, किसी भी बाई इलेक्शन में नहीं किया गया। तो एक तो पहली मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक सुस्ती का मुजाहरा किया गया है। दूसरी बात, जिन खदशात की तरफ आपने इशारा किया वो यकीनन है। बायोमेट्रिक जो है वो आपको मालूम है कि ज़िंदगी के आखिरी सालों में ख़ास तौर पर जो हाथ का काम करने वाले लोग हैं उनके निशानात वो नहीं रहते गालबन जो उन्होंने पहले दिए होंगे 10 साल पहले या 15 साल पहले, तो वो एक मसला बन सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि अगर किसी भी स्टेज पर कोई दिक्कत आए, कोई बॉटल नेक बनने का ख़तरा पैदा हो, तो उसका तदारक तभी किया जा सकता है जब आप कोई उसकी प्रैक्टिस करेंगे बाई इलेक्शंस के दौरान। बल्कि बाई इलेक्शन में भी मैं समझता हूँ चंद पोलिंग स्टेशंस पर मुसलसल करना चाहिए। अगर बाई इलेक्शन नहीं भी हो रहे तो बहुत ज़रूरी होगा कि जो भी मशीन लेके आना चाह रही है हुकूमत या हमारी पार्लियामेंट, तो वो बहुत ज़रूरी है कि मॉक इलेक्शंस करवा कर उसकी जो खामियां हैं उनको उजागर किया जा सके और फिर खामियों को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी को बेहतर किया जा सके। लेकिन बात यह है, सोचने की बात यह है कि बहुत सारे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, जैसे जर्मनी है, हॉलैंड है, वहाँ पर ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ। और इंडिया में भी जो है ये अब वहाँ ज़ेर बहस आ रहा है कि क्या इंडिया में भी ईवीएम का इस्तेमाल जारी रहना चाहिए या ख़त्म कर दिया जाए। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही। लेकिन इलेक्शन कमीशन का रोल, इलेक्शन कमीशन ज़ाती तौर पर तो सिर्फ जो लॉ में लिखा है उसके मुताबिक ही कर सकता है, जो उसके तरफ कदम है वो। दूसरी बात है, इंडिया में इंतखाबात जो ईवीएम के जरिए होते हैं वो स्टैगरिंग इंतखाबात होते हैं, कई फेजेस में होते हैं, और जो नतायज हैं पहले फेज के नतायज वो आखिरी फेज के जब इंतखाबात मुकम्मल होते हैं तो फिर उनकी काउंटिंग सामने आती है। हमारे यहाँ 75,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनते हैं जी। और 2 लाख से ऊपर जो है वो पोलिंग बूथ होते हैं। तो हर पोलिंग बूथ में आपको एक मशीन चाहिए होगी, उसके लिए आपको वसाइल भी चाहिए, चले वो भी कर लेते हैं। लेकिन असल बात जो है वो ऑडिटेबल, ट्रेसेबल बैलेट पेपर का होना बहुत ज़रूरी है और लोगों का एतमाद इस पर होना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ासतौर पर जो कंटेस्टिंग पार्टीज हैं, उन सब का इत्तेफाक करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जो मराहल हैं ये पूरे होने चाहिए और उसके बाद भला जो भी आप मशीन ले आए, और इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर जो आंखें बंद करके एतबार करने की बात है वो भी होना ज़रूरी है। तो ये जब तक शराइत पूरी नहीं होती तब तक ईवीएम को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तमाम वही खदशात हैं। और ज़ाहिर है ये जो मशीन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके लिए अभी जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि अभी तक कोई आजमाइश ही शुरू नहीं हुई, ज़ाहिर आजमाइश शुरू होनी चाहिए थी। अभी तक सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो इजलास हैं उनमें भी वो जो मशीन पेश करनी थी ईवीएम, वो भी अभी तक पेश नहीं की जा सकी है। फैसल साहब, यहाँ पर तो मुशावरत का अमल ही इतना सुस्त रवि का शिकार होता है। पहले ये था कि मुशावरत की जाएगी, जुलाई में अब कहा जा रहा है कि उसके तीसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा, उससे पहले पेश करना था, फिर ज़िम्नी इलेक्शन में इसको इस्तेमाल करना था, लेकिन नहीं किया गया। कॉमर्स यूनिवर्सिटी ने ये बनाई है, उस पर तजुर्बा भी किया गया, लेकिन जिस तरह और जिस स्केल पर तजुर्बा करना है, जिस पर हो ही नहीं रहा काम, तो फिर ये इलेक्शन में कैसे इस्तेमाल होगी? देखिए, सवाल उठाए और बहुत अहम सवाल उठाए और इनके सबके जवाबात दिए बगैर इंतखाबात में दाखिल होना अब बहुत मुश्किल नज़र आता है। लेकिन करना तो चाहिए, करना तो पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात का होना मुमकिन नहीं है। मैं कई सालों से यहाँ के इंतखाबात देख रहा हूँ, पाकिस्तान के बाहर ईरान के इंतखाबात, लंदन के, अमेरिका के और बहुत सारे ममालिक के, टर्की के मैंने इंतखाबात देखे हैं। वहाँ मशीनें इस्तेमाल होती हैं, लोगों के अंदर एक कंसेंसस बिल्डिंग क्रिएट किया जाता है और सबको एतमाद होता है। ये 55, 65, 70 साल के जो
सीनियर सिटीजन हैं उनके अंगूठे का मामला आ जाता है। उन्होंने बहुत सारे ममालिक में अल्टरनेट्स निकाले, आई लेंस के जरिए, रेजर्स के जरिए वो चेक कर लेते हैं कि यही है। अच्छा। अब कॉस्ट बढ़ सकती है, हाँ, पैसे बढ़ सकते हैं, चीजें बढ़ सकती हैं, लेकिन अल्टरनेट्स हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। सबसे बड़ा मसला मुझे नजर आता है सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे बिठा के अग्री करना। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के मूड को ये तय करवाना कि हाँ हम करने को तैयार हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए चीजों को लेकर आएंगे तो लोगों के अंदर शकों को शुबात आते हैं। आप पार्लियामेंट में लेकर जाएं, सबकी सुने और बहादुरी से पास करवाएं, और अगर पास ना हो तो छोड़ दें। लेकिन अगर जल्दबाजी में पास कराया आपने FATF वाले स्टाइल के अंदर या बजट के स्टाइल में से पास हो जाता है तो फिर लोगों को एतमाद नहीं होगा, और इंतखाबात पे अगर एतमाद नहीं होगा तो जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। ये बड़ा मुश्किल मरहला है, ये बल्कि बहुत उल्टा मुश्किल भी खड़ी हो सकती है कि अगर 2023 के इलेक्शन में आप जबरदस्ती आम आदमी को देखें, पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है ना, उसको आम आदमी के पास अभी भी मेरा कहना है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों के पास रजिस्टर्ड कभी शनाख्ती कार्ड बने ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जिनके बन भी जाते हैं उनको पता नहीं है। हाँ। अब ये प्रोसेस जो है वो आम शनाख्ती कार्ड देखकर वोट डालने का प्रोसेस, अब उसको बोलना है कि मशीन के जरिए, तो एक बड़े पैमाने पर एक मुहिम कैंपेन चलाने की जरूरत है इलेक्शन कमीशन। बाकी हर पाकिस्तानी को देहातों के अंदर सब कुछ समझाने की जरूरत है। लेकिन मेरा ख्याल ये है, मेरी जाती राय ये है कि इसको होना चाहिए, शुरू होना चाहिए एक पूरी भरपूर कैंपेन। हमें भी तो मालूम हो कि पाकिस्तान में कभी कोई शफाफ इंतखाबात हुए हैं, चलो 100% नहीं हुए, 50, 60, 70, लेकिन होना तो चाहिए, लेकिन कहीं से तो आगाज होगा ना। देखिए, बात ये कि आपने काम किस तरह करना है, आप उसकी प्लानिंग करते हैं, तो क्या प्लानिंग उस तरह से की जा रही है? आप क्या समझते हैं अफजल साहब? आप ज़ाहिर है, हम सिर्फ अगर शहरों की बात करें, चलें शहर में लोग इतने होते हैं, बाशऊर होते हैं, उनको पता होता है कि जो टेक्नोलॉजी होती है उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। देहातों में जाके आपने प्रैक्टिस करवानी है, लोगों को समझाना कि भाई ये, फिर सबसे बड़ी बात तो इतनी बड़ी तादाद में आपने 2 साल के अरसे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बंदोबस्त करना है। उसके लिए पैसा भी चाहिए, उसके लिए आपको वसाइल भी चाहिए, फिर उसको इस्तेमाल भी करना है, उसके लिए आजमाइश भी करनी है, फिर उसका कोई बैकअप प्लान भी करना है। तो हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कर रहा है आपके ख्याल में? सुमैया रिजवान, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने जितने खदशात आपने गिनवाए, फैसल साहब ने और सरवर बारी साहब हमारे साथ पिछले 25-30 साल से हम और वो साथ चल रहे हैं इस सारे सफ़र में, तो मैं वो खदशात लिख रहा था इसलिए कि मैंने इसके बग़ैर भी इंतखाबात देखें, इसके साथ भी इंतखाबात देखें। मैंने पेपर ट्रेल के बग़ैर भी इंतखाबात देखें, और जो हमारा आज का पेपर सिस्टम है उसमें मैंने अभी रिसेंटली श्रीलंका में इंतखाबात ऑब्ज़र्व किए और हो भी रहे थे, जैसे हमारा वज़ीरिस्तान उनका जाफना है। हाँ। और जो रिटर्निंग अफसर था वो आपकी प्लेजेंट सरप्राइज के लिए ही वॉज द डिप्टी कमिश्नर जाफना, और हम लोग सातों इंडिया से भी थे, हम सार्क ममालिक के जितने थे इलेक्टोरल एक्सपर्ट्स, हम खुर्दबीन के ज़रिए देख रहे थे कि जी कहीं पे हमें वायोलेशन नज़र आए तो हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। उसी काम के लिए हम वहाँ थे। सही है। तो इंडियन एक रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे श्रीलंका की फ़ौज मौजूद है, मुझे उसके ऊपर एतराज़ है। अच्छा। मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि हम यहाँ घूम फिर रहे हैं गाड़ियों में हर जगह पोलिंग स्टेशंस पे, हमने उनको हमारे काम में या इंतखाबात में कहीं पे मोतरज़ नहीं देखा। लेकिन हकीकत तो ये है कि मैंने उनको देखा ही नहीं, कहीं छावनियों में होंगे तो होंगे। मैंने कहा हमारा वजीरिस्तान है, अब उसमें हमारी 1.5 लाख फौज पड़ी है, वहाँ इंतखाबात कराना है, कोई ऑब्जर्वर आएगा तो वो कहेगा जी पहले फौज निकालो तो इंतखाबात होंगे। मैंने कहा जी कोई हमने वो देखना है कि क्या इनको राइट टू वोट है कि नहीं, इनके ऊपर कोई इंटिमिडेशन, कोई प्रेशर, कोई उनको रुकावट है तो हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। और वहाँ कुछ नहीं थी। इलेक्शन हुआ, फ्री एंड फेयर हुआ, 32 के में से 2 हुकूमत जीती और 30 जो कोई प्रो जो थे ना टाइगर्स, उनकी जो सियासी विंग है वही जीती। सही है। और इलेक्शन हो गए और सब ने कबूल भी किया। बात यह है कि ये एक बात है, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट हो। और सबसे बड़ा जो एतराज़ मैं सब एतराज़ों में लिख रहा था अपने पास कि जी ऑडिटेबल ट्रेल होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 2013 से पहले बहुत सी स्टडीज़ हुई और बहुत सी जगह पे गड़बड़ हुई, इंक्लूडिंग मोदी ने हिंदुस्तान में कराई, और बारी साहब को भी शायद पता होगा लेकिन मुझे पता है कि कैसे कराई। अब वहाँ की अदालत ने उनको कहा कि ये वीकनेस ख़त्म करो, तो वहाँ पे अभी जो लेटेस्ट, और अमेरिका में भी ये अब लेटेस्ट चीज़ें, और इस वक्त मैं आपको बिला
तरदीद के सारी दुनिया के वोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से 90% ईवीएम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ईवीएम कोई ऐसे मुश्किल वो बम नहीं है, बहुत सिंपल। आप देखिए पहले जमाने में परचून की दुकान होती थी, आप जाते थे ये सौदा महीने का दे दें, वो पेंसिल से करता था और आपको हिसाब। अभी आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहां पे जब आप निकलते हैं तो वो सारी चीजें, और जो ही आप निकलते हैं तो आपको तो यानी कि देखिए लुब्बे लुबाब ये आपकी बात का कि बिल्कुल जाना चाहिए टेक्नोलॉजी पर। सुमैया देखिए मैं थोड़ा सा आसान करना चाहता हूं, इसको मुश्किल नहीं। मैं आपके खदशात अगर मैं दूर करने में कामयाब हो गया, यहाँ जो 3 आदमी बैठे हैं, तो बाकियों के भी खदशात बेसिकली मैं आपको बताऊं। देखिए मैं इस प्रोसेस में रहा हूं, वोटिंग में रिगिंग कहाँ होती है, जब आपका प्रिजाइडिंग अफसर के पास इख्तियार हो। मैं अब आपको स्पेसिफिक बताता हूँ कि सरगोदा में और किसी भी पोलिंग स्टेशन पे 2000 से ज़्यादा वोट नहीं होते। वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन में 779 वोट कास्ट हुए। अब वो जो रिटर्निंग अफसर था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करना चाहता था, तो वो, और ये डिले और रिजल्ट क्यों होते हैं, उस वक्त वो मैनिपुलेशन होती है। सही है, सही है। यहाँ पे डिले होगी, वहाँ अच्छा मेरी बात जरा सुन ले प्लीज ताकि समझ जाए। अच्छा वहाँ पे उन्होंने लिखा कि वो रिटर्निंग अफसर ने कि 8779 वोट इसको। अभी उसके बाद आप अदालतों में जाएं और साबित करें। सही है। वो तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट बीच में पड़ा और कि वो खुदा के बंदे एक उसमें तो 2000 से ज्यादा वोटर ही नहीं होते। अफजल साहब आपका पॉइंट आ गया, आप जो पॉइंट देना चाह रहे हैं ना वो आ गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जाहिर है हमें अगर रिगिंग रोकनी है, धांधली रोकनी है तो उसका तरीकेकार टेक्नोलॉजी हो सकता है। अफजल साहब पॉइंट आ गया, टाइम कम है। बारी साहब ये बताइएगा कि अब ये सारे खदशात जाहिर हैं अपनी जगह हैं, लेकिन हमें आगे तो बढ़ना है ना। अब हम जब स्टेप फॉरवर्ड जाने की बात करते हैं, जाहिर है तो हम कब तक इसी पुरानी दुनिया में जीते रहेंगे। अगर हम कहते हैं कि जी हमें इस्तेमाल करनी है टेक्नोलॉजी, ईवीएम इस्तेमाल करनी है, तो जाहिर है उस पर काम हो, बड़े स्केल पर हो, पूरी प्लानिंग हो, तो फिर क्यों नहीं हो सकता। जो खदशात हैं उनको दूर करने के लिए आपको लगता है कि 2 साल का अर्सा काफ़ी होगा काम करने के लिए, या अभी इस आने वाले इलेक्शन में नहीं हो सकता, आगे होने वाले इलेक्शन में हम देख सकते हैं? देखिए मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अगर हम वाकई करना चाहते हैं तो बाई इलेक्शंस हैं, मॉक इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, मशीन का टेस्ट रन हो सकता है। और जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, हमारी बहुत ज्यादा खवातीन जो हैं और हमारी जो मर्द हैं वोटर हैं वो अनपढ़ हैं। जब तक आप उसका टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मशीन जो है वो हमें लगानी है, अगर लगानी तो किस किस्म की लगानी है। तो ये बहुत बुनियादी जो एक फंडामेंटल चीज है जो करने वाली है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आखिर इलेक्शन कमीशन या जो बाकी अदारे हैं वो क्यों नहीं करवा रहे। पहली बात तो ये जवाब लेना चाहिए किसी ECP से, काश के कोई साहब जो इस वक्त मौजूद हैं, सर्विंग ऑफिसर हैं, वो उनका होना चाहिए था यहाँ पर। और इसी तरह हुकूमती नुमाइंदा भी होना चाहिए जो इन सारे सवालात का जवाब दें। और जब से ये बहस शुरू हुई है मैंने आज तक ECP का किसी नुमाइंदे को किसी TV चैनल पर आते हुए नहीं देखा। तो ये सारे जो मामलात हैं ये तय होने चाहिए, लेकिन यकीनन जो है वोट डालने का सिलसिला बेहतर होना चाहिए, उस पर वक्त कम लगना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो वोट डालने के काबिल हो सके। हमारा मामला ये अगर आप देखना चाहें, अफजल साहब को ज्यादा मालूम होगा कि 2002 के बाद हमारे यहाँ जो पोलिंग का प्रोसेस है, यानी कि वोट पर्ची डालने का मामला जो है पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। सही, क्योंकि हमारे अब जो इलेक्टोरल रोल है उसके ऊपर तस्वीर होती है, पोलिंग एजेंट वहाँ बैठे होते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजिम हो चुकी है। तो अब ये इतना आसान नहीं है कि आप वोट किसी को डालें और किसी के नाम किसी और के नाम पे निकल आए। मामला जो इस वक्त बड़ा मामला है वो वोटों की गिनती है और रिजल्ट को तैयार करना है, वो असल मामला है। मेरी तजवीज ये है कि रीडेबल बैलेट पेपर तैयार किया जाए, स्कैनिंग मशीनें जो है वो लगाई जाए। ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया आसिफ दुरानी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरवर बारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आप हमें ज़ाहिर जो टेक्निकल मामलात हैं वो बता रहे थे, और आपका अफजल खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो पाक अफगान अमल के हवाले से भी हम कुछ बात करेंगे। ज़ाहिर है अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, इस हवाले से भी कुछ बात करेंगे और दीगर भी इशूज़ हैं इनको ज़ेर बहस लाएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। इस तरह मैंने कहा कि अफगानिस्तान अमन पर हम बात करेंगे, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए भरपूर कोशिशें की। पाकिस्तान की इन कोशिशों को दुनिया भर में सराहा गया। नतीजतन अमरीका और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात हुए और अमरीका ने अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज के इनखला का फैसला किया। अब तक अफगानिस्तान से अमरीका का अपना 44% फ़ौजियों को वापस बुला चुका है और ये उम्मीद भी की जा रही है कि रवा साल के सितंबर तक अमरीका तमाम फ़ौजियों को वापस बुला लेगा। नेटो और अमरीकी फोर्सेस के इनकला के बाद अफगानिस्तान में एक नई जंग छिड़ गई। अफगान तालिबान अलकायदा के साथ मिलकर अफगानिस्तान में मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के मिशन पर चल पड़े हैं। अफगान तालिबान की जानिब से फौजी बेसिस और अहम शहरों पर कब्जा करने के लिए भी हमले किए जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में अफगान फौज तालिबान के आगे कमज़ोर दिखाई दे रही है, क्योंकि अफगान फौज के पास ज़्यादा असलहा और वसाइल नहीं है और उनकी तादाद भी कम है। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद जो बढ़ती हुई कशीदगी है, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और अलकायदा के आपस में राब्ते हैं जिनको वो छुपा रहे हैं और वो मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि तालिबान ने अफगान हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और हमलों में इजाफा कर दिया है। इस वक्त अफगानिस्तान के 50 से 70% इलाकों पर अफगान तालिबान का कंट्रोल है और तालिबान की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। अफगानिस्तान में जन्म लेने वाला ये नया महाज पाकिस्तान के लिए भी नाजरीन खतरनाक साबित हो सकता है। अगर तालिबान वहाँ पर बेकाबू हो गए तो पाकिस्तान की तरफ भी रुख कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के अमन के लिए भी खदशात पैदा कर सकता है। इस वक्त तालिबान को लगाम डालना, उनको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर जंग छिड़ गई तो अफगानिस्तान से लोग फिर ज़ाहिर नकल मकानी करेंगे, वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं और ज़ाहिर इसका जो सारा असर है वो खित्ते के दीगर ममालिक पर ही पड़ सकता है। तो ये तमाम तरह से पाकिस्तान का किरदार बिल्कुल इसमें जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो पाकिस्तान ने अब तक इस पर काम किया, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान भी अपने खदशात का इजहार कर रहा है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ दुर्रानी साहब, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ साहब, ये वो तमाम तर खदशात हैं, इस पर बात पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान बार बार कहता है कि जी अफगानिस्तान में अगर अमन नहीं होगा तो सारे पूरे खत्ते में अमन मुमकिन नहीं है। बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने इस बात की निशानदेही की कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने पर। यह अगर मसला हल नहीं होता, और आपके ख्याल में कि आने वाले दिनों में यह मसला कहीं हल होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, और अगर नहीं होता तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, सूरत हाल बहरहाल आपने जिसका अहाता किया है वो खासी नाजुक है, और इसमें यह है कि अमरीकियों ने जो है सोच समझ के वहाँ से विड्रॉ किया है, और ये जो सूरत हाल खराब है तो वो अमरीकियों की मौजूदगी में ही हुई है। उन्होंने जो है, और अगर आपने जैसे फरमाया कि अगर अफगान फौज के पास असला नहीं है तो इसकी जिम्मेदार भी अमरीकी हैं, क्योंकि सारा असला तो उन्होंने ही प्रोवाइड किया। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि अमरीका को एहसास करना चाहिए, क्योंकि वो अपना फौजी सामान है उसमें तकरीबन 13,000 टन तकरीबन पीसेस जो हैं वो उसको तबाह कर चुके हैं। तो ये भी हो सकता था कि वो अफगान फौज को दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये उनकी जो है जो स्ट्रेटजी है, वो कहते हैं ये हमारा जो है SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जिसके मुताबिक करते हैं। तो जहाँ पे नहीं करना होता तो वहाँ उनके जो है रूल्स आगे आ जाते हैं, और जहाँ करना होता है तो वो जो है अटैक भी कर लेते हैं, और उसमें फिर बेगुनाह लोग भी मर जाते हैं। बहरहाल ये कि एक रियल पॉलिटिक है, और इस वक्त जब डायलॉग की बात करें तो वो भी जो है इस वक्त आगे नहीं बढ़ा। उसमें तालिबान यकीनन चूँकि उनको अपर एज है मिलिटरीली, और वो तकरीबन 50% कंट्री पे जो है उनका अमल दखल है, कंट्रोल है, तो ये भी अमेरिकियों के होते हुए कंट्रोल हुआ है। अभी तक तो अमेरिकी अभी भी मौजूद हैं, और उनके इनखला में अगरचे उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन ने 11 सितंबर का कहा था, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है मिड जुलाई, और एक और रिपोर्ट है कि 4 जुलाई तक जो अमेरिका की जो है आज़ादी की सालगिरह का दिन है, उस वक्त तक वो तमाम इनखला कर लेंगे। तो सूरत हाल भारत नाजुक है। पाकिस्तान का जैसे आपने जिक्र किया, तो पाकिस्तान के भी अपनी लिमिटेशंस है। पाकिस्तान ने फैसिलिटेट जरूर किया है तालिबान की हद तक, क्योंकि उनके बाज लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती हैं बाहर,
लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान जो है वो तालिबान को ये नहीं कर सकता या टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता। सही। और पाकिस्तान का कतन जो है, जो अशरफ गनी हुकूमत है, उस पर कोई असर नहीं। बिल्कुल। तो ये जो है, तो लिहाजा वो रोल कैसा होगा कि जिसमें आप सिर्फ ये समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ तालिबान के कान मरोड़ सकता है और अशरफ गनी को कुछ नहीं कर सकता, और हम अशरफ गनी साहब को जो है प्लेट में रखकर जो है वो ये तालिबान को दे दें और उसके बाद फिर वो तमाम सूरत हाल ठीक हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। और अशरफ गनी साहब इससे पहले 20 साल से इक़्तिदार में हैं, उन्होंने जो है अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा की उसका नतीजा आप आज देख रहे हैं। ये तालिबान बिल्कुल फिजल आउट हो चुके थे, और जब उनको जो है अमरीकियों ने खुद ही जो है उसको धुतकार दिया था, तो उसके बाद वो फिर दोबारा खड़े हो गए और आपके सामने हैं। तो ये जब भी इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है, और खासकर उस वक्त जब तालिबान बाकायदा तौर पे सरेंडर करना चाहते थे और बाकायदा तौर पे वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना चाहते थे, उस वक्त अमरीकियों ने उनको धुतकार दिया था। जब वो दोबारा खड़े हो गए, उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया, तो अब आप ये समझते हैं कि उनसे जो है आप अपनी जो है टर्म्स डिक्टेट कर पाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए नहीं कि तालिबान के ना, और पाकिस्तान को जो है वो उसके लिए कोई फेवरेटिज्म की जरूरत नहीं है, ना तालिबान की तरफ ना दूसरे जो ग्रुप्स की तरफ। ये आपको अफगानों को खुद ही करना है कि उन्होंने अपने मुल्क को कहाँ ले जाना है। वो पहले ही गुज़िश्ता 40 सालों में तबाह हो चुका है, अब इसको मजीद तबाही की तरफ अगर धकेलेंगे तो ज़ाहिर लोग अपने मुल्क में नहीं रहेंगे, तो वो इधर उधर जहाँ भी उनको जो है जगह मिलेगी वहाँ चले जाएंगे। यही वो खदशात हैं आसिफ साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉइंट टेकन, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है इन तमाम तर खदशात के बावजूद अफगान हुकूमत का किरदार बड़ा अहम है। फैसल साहब, अफगान हुकूमत को पहले भी राज़ी करने की कोशिश की गई थी, अमेरिका ने दबाव डाला कि भाई आपके पास कोई और तरीक़ेकार नहीं है, आपको एक इश्तराक करना होगा तालिबान के साथ और ऐसी हुकूमत आप जो है वो बना सकते हैं। और शायद अफगान हुकूमत को ये लगा कि अब नई अमरीकी हुकूमत आएगी तो शायद कुछ और राह निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक जा रहे हैं ये मामला? देखिए, जो सूरत हाल अफगानिस्तान में है और अमेरिका के निकलने के बाद होगी, उसका सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान को तो नुकसान होगा ही होगा जो इस वक्त के हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी होगा। हम किस हद तक इसको संभाल सकते हैं? हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं चाइना के साथ मिलकर, जिसका हामी नहीं है अमेरिका और मुसलसल मुखालफत करता है CPEC की, और पाकिस्तान जिस तरह से वो लेकर चल रहा है, अगर सूरत हाल अफ़गानिस्तान में ख़राब होती है और दोबारा अफ़गान महाजरीन ऐसी कैफियत के अंदर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं जो पाकिस्तान ने भुगता है, 40 लाख अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान में रख कर, और जो अब सूरत हाल हुई है, ड्रग कल्चर, क्लाशनकोफ कल्चर, क्राइम, और उनको हम संभाल नहीं पाए, ऐसी सूरत हाल के अंदर हम संभलेंगे कैसे और इसका बेनिफिट कौन लेगा? अगर फ़र्ज़ करेंगे सब कुछ होता है और जिस तेज़ी से अमेरिका निकलने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोगों के लिए और हुकूमत के लिए और पाकिस्तान आर्मी के एंगल से देखूं, तो सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हो सकता है कि CPEC को कोई नुकसान हो जाए, रुक जाए, स्लो हो जाए और स्लो हो जाए, ये परेशानियां खड़ी हों। दूसरा मामला ये है कि तालिबान के साथ आप जितने भी सॉफ्ट हों, जितने भी आपके ताल्लुकात बेहतर हों, आप ये मुआहिदा कराने में कैसे कामयाब हो सकते हैं कि अशरफ गनी और ये मिलकर हुकूमत चला लें? क्योंकि जब अमेरिका निकल जाएगा तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, फिर कौन लीडर होगा जो उसको बिठाएगा? वो चीन की बात मानेंगे, वो टर्की की बात मानेंगे, वो सऊदी अरब की बात मानेंगे, वो कतर की बात मानेंगे, वो पाकिस्तान की बात मानेंगे। फिर एक साजिश मुसलसल चल रही है हिंदुस्तान की, जो इतने बड़े पैमाने पर कॉन्सुलेट्स के साथ वहाँ पे काम कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। ऐसी कैफियत के अंदर कैसे हम रिजल्ट लेंगे? और तीसरी अहम बात कि अफगान फौज के पास असला नहीं है, कम है, तालिबान के पास ज़्यादा है और वो मुकाबला कर रहे हैं अमरीकी फ़ौज का भी और उनका भी। पेचीदगियाँ हैं, बड़ी पेचीदगियाँ हैं। हमें तो खाली अपनी चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। कोई भी हुकूमत आए, हम किसी से मुकाबला ना करें, अपने आप को सेव करें, अपने बॉर्डर को सेव करें। अगर महाजरीन भी आएँ तो उनको किसी ब्लॉक में रखें, पूरे पाकिस्तान में फैलने न दें। सही, बिल्कुल आप सही कहें। अच्छा आसिफ साहब, एक बड़ा आम सवाल है कि जब आप बात करते हैं कि जब आपने अब पाकिस्तान ने एक डायलॉग में किरदार अदा किया कि जी अमेरिका और अफगान तालिबान, लेकिन अब जो डायलॉग अदा करना है वो अमेरिका को करना है। अगर मैं इस हल पर बात करना शुरू करूं कि जी अमेरिका क्या अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान को डायलॉग की टेबल पर ला सकता है? क्या वो कोई हल निकाल सकता है? क्या वो चाहता है कि वो निकले तो यहाँ का, इस खत्ते का कोई हल निकल सके और वो उसकी ख्वाहिश भी है? तो आपको लगता है कि कोई हल निकलेगा इस मसले का?
देखिए, दो बातें, एक अमेरिकी क्या ये हल निकलवा सकते हैं दोनों से, मेरे ख्याल में नहीं। दूसरा ये है कि इसका क्या हल निकलेगा, वो बहरहाल इस वक्त तक तो स्टेलमेट है, और स्टेलमेट कंडीशन में जो है वो जब एक फ्रीज आ चुका है तो मुश्किलात तो हैं। और ये अगर आपको याद हो, जब तालिबान और अमेरिका का मुआहिदा हुआ था लास्ट फरवरी में, तो उस वक्त अशरफ गनी साहब ने उसमें एक शर्त ये थी कि 5000 जो है तालिबान को रहा किया। उन्होंने डिले करते रहे, और वो डिले इतना हुआ कि वो डायलॉग जो है जो 10 मार्च से शुरू होना था वो जाके 12 सितंबर में शुरू हुआ। उसके बाद भी वो बिल्कुल जो है सुस्त रवि से चला। तो अब सिर्फ वो एक जो है डायलॉग के प्रोसीजर पे दोनों साइड राजी हो सके हैं, वो भी इस साल फरवरी में। तो इसलिए इनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, और उसमें जाहिर है कि तालिबान का जो अपर एज है वो मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ है, और वो मिलिट्री सोल्यूशन चाहेंगे, क्योंकि डायलॉग के जरिए तो ये है कि उनको जो है एक अशरफ गनी की तरफ से प्रॉब्लम ये है कि वो कोalition गवर्नमेंट की तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि उसमें पे उनको खतरा है कि उनको इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा, उनको अपने प्रेसिडेंसी से हाथ धोना पड़ेगा। वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि तालिबान उनकी हुकूमत को ज्वाइन करें। अब रियल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप बात करेंगे तो शायद वो बात नहीं होगी, और अमेरिकन भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। ये वजह है कि अमेरिकन ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए और अशरफ गनी को साइड लाइन कर दिया था। और अब भी जो है अगर आप ये देखना चाहेंगे तो अमेरिकियों की जो इस वक्त गेम है वो कुछ मुख्तलिफ है। वो ये है कि वो अफगानिस्तान से तो निकल रहे हैं लेकिन खत्ते में वो रहेंगे। और ये वजह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने जो 14 अप्रैल का जो स्टेटमेंट था उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि हम अफगानिस्तान से निकल रहे हैं लेकिन हम उसको डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, लेकिन इसके साथ ही उनका अगला कंपटीशन जो है वो चाइना के साथ है। तो लिहाजा वो उस कैनवस को ब्रॉडन करके उसमें चाइना के साथ होगा। तो इसलिए और वो अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला का ये मतलब नहीं है कि खत्ते में अमन आ जाएगा। उसमें यकीनन एक जो वो फैक्टर है वो चाइना का है, और अब वो उसके साथ they want to go whole hog against बिल्कुल ये पॉइंट बड़ा अहम है। और ट्रस्ट डेफिसिट की जो आपने बात, ज़ाहिर है इसी ट्रस्ट डेफिसिट की बात है कि जब अमेरिका ये कहता है कि हम निकलने के बाद भी ज़ाहिर कंट्रोल रहेगा खित्ते पर, तो फिर पाकिस्तान क्या करे? क्या पाकिस्तान से कोई हल निकाल सकता है? पाकिस्तान अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? ये सवाल मैं उठाऊंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह भी फैसल साहब बात कर रहे थे कि ज़ाहिर जो आगे, और जो फैसल साहब ने बात की और आसिफ साहब ने भी, कि ज़ाहिर अगला जो अमेरिका का है वो चीन के साथ है, लेकिन पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुका है। वो कहता है अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान और चीन के साथ जो है मामलात बेहतर हो सकेंगे। पाकिस्तान अपने खदशात का इज़हार बारहा कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान जो कुछ कर सकता था वो उसने करा है, लेकिन अब अपने आप को बचाने के लिए, अपने खित्ते में अमन कायम करने के लिए क्या इक़दाम पाकिस्तान कर सकता है? क्या इस तरह की डायलॉग कर सकता है? फैसल साहब, जब पाकिस्तान हर तरह की मदद फराम कर सकता है तो अपने खित्ते को महफूज रखने के लिए पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शन पर पाकिस्तान बात कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान का इस वक्त का स्टांस है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। इमरान खान साहब एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि हम किसी की जंग नहीं लड़ेंगे, हम किसी की जंग को अपने मुल्क में लेकर नहीं आएंगे। ये बहुत क्लियर किस्म की पॉलिसी रही है। आर्मी चीफ बहुत खुलकर इस तरह की बातें कहते रहे, और बहुत मोहतात किस्म की मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एक अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान का बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि हम इस सारे मरहले से बाहर निकलना चाहते हैं। 70,000 जानों की कुर्बानी पाकिस्तानियों ने दी है, इसमें सिविलियन भी हैं, फौजी भी हैं, मईशत को नुकसान हुआ, 110 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को वो सब कुछ नहीं मिला जो पाकिस्तान ने किया, अमेरिका ने वो डिलीवर नहीं किया जो पाकिस्तान ने किया। तो पाकिस्तान एक पूरा अमन इन्वायरमेंट के अंदर इस फेज से निकल के खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। फौज लीडरशिप यही कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत भी यही कर रही है। और मज़े की बात यह कि पाकिस्तान की जो जमहूरी ताकतें हैं और पार्टी है वो दोनों मिलिट्री और सिविल के इस पॉइंट के साथ हैं, और कौम भी साथ है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? अमेरिका ने अगर पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है किसी भी सतह पे,
तो पाकिस्तान के पास बार्गेनिंग पावर जरूर होनी चाहिए। पाकिस्तान को डिमांड्स रखनी चाहिए, किस हद तक रख सकते हैं, किस हद तक मनवा सकते हैं, किस हद तक पिछला फंड और ये इमदाद बहाल करवा सकते हैं, किस हद तक पिछले बिल्स के ऊपर या आइंदा वाले प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं। ये बार बार जो वहाँ के स्टेटमेंट आते हैं, सीपेक के खिलाफ अमेरिकन स्टेटमेंट आते हैं, विदाउट पैकेज आ रहे हैं ना, कोई ऐसी चीज तो दें जो चाइना हमारे साथ कर रहा है, चाइना जो हमारे मुल्क में तरक्की कर रहा है, चाइना को जो बेनिफिट हमारे रूट के हिसाब से मिल रहा है, जिससे पाकिस्तान में खुशहाली आ रही है ना, कोई ऐसी चीज करें। और मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जितना पाकिस्तान ने दिया है अमेरिका को, अमेरिका उसका 10% भी नहीं दे सका है। अब लीडरशिप ऐसी है जिसमें हम कहें कि इमरान खान साहब हो या हमारे आर्मी चीफ हो, दोनों साइड पर एक हम आहंगी है, तो कोई सॉलिड किस्म की बात हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे कुछ मिले। हम किसी की जंग में जाना कोई फायदा नहीं है, और अपने आप को सेफ करना प्रायोरिटी होनी चाहिए अमन के लिए, खुशहाली के लिए। बिल्कुल। आसिफ साहब, पाकिस्तान अमेरिका से क्या ले सकता है या अमेरिका पाकिस्तान को क्या दे सकता है? कुर्बानी का बकरा बनना ही है पाकिस्तान ने सिर्फ, और सिर्फ मदद करनी है? यहाँ पर तो बहुत सारी बातें होती हैं कि जी अड्डे भी फराम करने की बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे भी फराम कर रहा है, लेकिन हम बहुत कुछ दे चुके हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन क्या ले सकते हैं अमेरिका से पाकिस्तान? मेरे ख्याल में ये लेन देन का जो मामला है ना, अब ये पुराना हो गया, और अब जो है जिस तरह का जो ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हुआ है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, खासकर जब से इंडिया और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है वो कामयाबी की तरफ गया है, तो इसलिए अमेरिका पे पाकिस्तान पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे जिसमें इकोनॉमिक कंटेंट ज्यादा होगा, तो इसलिए जो है मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान वुड बी बिडिंग फॉर, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो अब रीजनल अप्रोच है वो इवॉल्व हो रही है और काफी हद तक इसमें कामयाबी है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की जो इमीडिएट नेबर्स हैं उसमें ईरान, चाइना, रशिया इमीडिएट तो नहीं, लेकिन उसमें जो है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उनकी जो सिक्योरिटी है उसकी गारंटी रशिया देता है, तो इस लिहाज से रशिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वो जो है नंबर 1 वो अमेरिकन फोर्सेस का इनखला चाहते थे, जो हो गया, जो हो रहा है, और इस लिहाज से वो तो उसमें ये है कि पाकिस्तान अमेरिकियों के लिए बेसिस वाली बात होगी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान बेस नहीं देगा। उसका एक मैं वो रीजन आपको बता चुका हूँ कि जो है जो ट्रस्ट डेफिसिट है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है इस खिते के अंदर जो इस वक्त जो वो है मूड है वो यही है कि अफगानिस्तान को पीस और की तरफ जाना चाहिए। वो उसी वक्त मुमकिन है कि जब अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स जो हैं उनके दरमियान जो है वो एक पेज पे हों, और वो जो है ऐसी किसी भी ताकतों को इजाजत ना दें जो वहाँ पे जो है डीस्टेबलाइजिंग रोल अदा करें। और इसलिए ये एक नई इवॉल्विंग सिचुएशन है खिते के अंदर, और ये खुशाइन बात है। उम्मीद है कि ये इसमें आगे पेशरफ्त होगी। तीसरी बात जो सीपैक की हो रही है, सीपैक एक रियलिटी है, इसमें थोड़ी ग्लिचेस आएंगी, लेकिन उसने अपनी जगह कामयाब होना है, क्योंकि और चाइना की है कि जी अमेरिका हमें क्या दे सकता है, अमेरिका हमें जो भी दे सकता है वो रेसिप्रोकल बेसिस है। अभी वो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो मेरे ख्याल में हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ दुरानी साहब, आपके वक्त का। फैसल अजीज खान साहब, आपके वक्त का ज़ाहिर हमने कोशिश की कि इस पर जितने भी सवालात और चीज़ें हैं वो हम देख सकें, लेकिन ज़ाहिर जो करना है वो ख़ुद अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत ने मिल बैठ के करना है, ताकि उनके खत्ते में अमन हो, ताकि जो पूरा खत्ता है वो अमन ही अमन वहाँ पर हो और कहीं वहाँ पर खदशात ना हो दहशतगर्दी के। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। पीर को अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।